दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूप एजुकेशन। एक बार फिर से आपके बीच में हमारे सुपर 50 बच्चे जुड़े हुए हैं बेहतरीन डिस्कशन के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए, अपनी जबरदस्त तैयारी के लिए। तो आज हम लोग एक बार फिर से हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने वैरायटी के क्वेश्चन पे हमें कैसा लॉजिक लगाना है। मेन वही है, क्वेश्चन तो ऐसे भी आप करते हैं लेकिन यहाँ पर मेन तर्क अपना क्या है वो लगाना है। और हमारे साथ ये खूबी है कि बहुत सारे माइंड एक साथ हम लोग बैठे हैं, तो किसका तर्क बेटर होगा वो उस समय पर हेल्प कर जाता है हम सभी लोगों को। लेकिन कल का वीडियो जिसने देखा होगा, कल हमने एक होमवर्क छोड़ा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन और जो लैंग्वेज की लर्निंग है, अधिगम और अर्जन, इस दोनों में क्या अंतर है। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पूजा कुमारी चौहान को। तो प्लीज आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या है इस दोनों में डिफरेंस। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक माध्यम है। जैसे हम अपने फैमिली से, अपने परिवार से जो बोलते हैं, जी मातृभाषा है, जी वो हम उसको अर्जित कर लेते हैं। लेकिन जी। हमें भाषा अधिगम करने के लिए किसी सोर्स का जो मतलब कि सोर्स का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ओके इंग्लिश हो गया, ये सब हमको किसी सोर्स से ही सीख सीख पाते हैं। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। और देखिए, बहुत सही बताया आपने। इसको ऐसे भी हम समराइज करना चाहेंगे कि अधिगम एक पढ़ाई है, लर्निंग एक पढ़ाई है, एक ज्ञान है, किसी चीज के बारे में जानना है। अर्जन एक अनुभव है, एक महसूस करने की चीज है कि वो आप रैंडम किसी एक्टिविटी से भी कर सकते हैं कि यार ऐसा हुआ था ना तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा। तो अर्जन जो है, एक्विजिशन जो है, बेसिकली ये फील करना है, महसूस करना है। वो आप किसी भी टाइम किसी भी चीज से कर सकते हैं। मतलब कुछ और चल रही है, आपने ऐसा देखा भी होगा कि अभी आप कुछ और काम कर रहे हैं लेकिन कुछ और चीज होता है। जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ, कई बार अभी देखिएगा आस-पास में कुछ ऐसी बुरी खबर आ जाती है कि किसी का देहांत हो गया या कुछ हो गया, तो एकदम से हमारे दिमाग में आता है कि यार अच्छे से रहना चाहिए। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, किन्हीं के यहाँ कोई ये हुआ, आपके भी यहाँ साथ होता होगा, यार क्या दिन भर क्या लड़ाई झगड़ा इधर-उधर, ज़िंदगी क्या है ये? बढ़िया से रहो, जब तक हो मस्ती में रहो, सब कुछ ठीक है, लेट इट गो। छोटी-छोटी बात लेकर हम लोग परेशान होते रहते हैं, आता है दिमाग में। तो इसको अर्जन बोलेंगे, इसको अधिगम नहीं बोलेंगे। वो सिचुएशन कुछ और था, लेकिन हमने उसको महसूस कर लिया। तो ये जो घटनाएँ होती हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं, वो अर्जन है। लेकिन लर्निंग है कि किसी चीज़ को हम बताते हैं कि देखो ये टॉपिक है या ये पॉइंट है या ये चीज़ है, उसको आप उस संदर्भ में उसका ज्ञान हासिल करते हैं, वो अधिगम है। मुझे लगता है कि एक मतलब ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल हो सकता है। चलिए, इसी के साथ पूरे जोश के साथ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे और फिर उसके बाद हम देखेंगे एक से एक क्वेश्चन पे हमारे बच्चे क्या-क्या जवाब देते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसमें करेक्ट आंसर देंगे मेरे स्टूडेंट, मुझे पूरा विश्वास है। लेखन संबंधी जो अधिगम अशक्तता होती है उसके बारे में पूछा गया है आपसे। तो आप सभी लोग जानते हैं लेखन संबंधी अधिगम अशक्तता को क्या कहते हैं। लेखन विकार जो है ये डिस्ग्राफिया से जुड़ा होता है ना? लेखन विकार डिस्ग्राफिया से जुड़ा होता है और पठन विकार डिस्लेक्सिया से जुड़ा होता है। लेखन विकार डिस्ग्राफिया से जुड़ा होता है। एक और मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, अर्जित डिस्लेक्सिया जो पठन विकार होता है वो एलेक्सिया भी होता है, उसको अर्जित डिस्लेक्सिया भी बोलते हैं। तो ये सब चीज ज्यादा आपको पूछा जाता है, ठीक है। और डिस्थीमिया क्या है? वो गंभीर तनाव की अवस्था है ना? ये गंभीर तनाव की अवस्था है। एलेक्सिया मैंने आपको बता ही दिया। और अफेजिया भाषा और कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से जुड़े हुए विकार को कहते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग। तो किस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ का निर्माण खंड खंड करके सीखते हैं, है ना? मतलब कोई भी एक वर्ड की बात करते हैं तो उसका निर्माण खंड खंड करके सीखते हैं। बताइए, खंड खंड करके, टुकड़ों में बांट के। तो इसमें कई बच्चे गलती कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। इसमें जैकपॉट नहीं होगा, इसमें आपका पेस्टोलॉजी होगा। पेस्टोलॉजी विधि के अंतर्गत जैकपॉट विधि की जो चीजें थी वो मैंने आपको कल बताई थी। पेस्टोलॉजी में क्या होता है, चीजों को बांट के, सिर्फ यही जानिए। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हम जब बच्चे को क पढ़ाते हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तो बोलते थे गोल गोल अंडा, मास्टर जी के डंडा, बिलाए के पूछ, मास्टर जी के मूछ।
तो क बन गया। तो ये क्या हो गया, उसको खंड-खंड करके सीखा है। पूरा-पूरी क एक बार में नहीं सीखा है। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये पेस्टोलॉजी विधि के अंतर्गत आता है, जब हम लोग चीज़ों को तोड़-तोड़ के स्मॉल-स्मॉल पार्ट में करके बच्चे को बताते हैं, है ना? कन्फ्यूज़ मत होइएगा इसमें, आगमन विधि होती है वो पूरा एग्ज़ाम्पल्स, उसमें भी आप सोचते हैं अरे उसमें तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। नहीं, स्पेसिफिक किसी वर्ड को अगर हम डिटेल करके बताते हैं ताकि बच्चे को याद रहे, तो उसको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। मौन पठन के भेद क्या-क्या हैं? ये आपको मैंने एक बार बताया भी था और यहाँ पर भी आपको आंसर देना है और आपको बताना है। कोई भी बताइए, कौन बताएँगे कि ये दोनों होता क्या है? सी आंसर है इसका। कौन बताएँगे कि गंभीर पठन और द्रुत पठन क्या होता है? कौन बताएँगे? कमेंट में यस लिखना है जिनको भी बताना है। रोशन, रोशन बताएँगे? बताइए रोशन। गंभीर यस पठन सर। और द्रुत पठन या यस सर। जी। सर ये स्क्रीन लाइए ना सर, वो हाँ, ठीक क्वेश्चन है। वाला सर। हाँ, हाँ, चलिए बताइए। जी, सर मौन मौन पठन, सर पहले मौन पठन का अर्थ होता है कि अपने अंदर दिमाग ही दिमाग में पढ़ना। ठीक है। मतलब इसमें हम अपने अंदर, इसको साइलेंट रीडिंग बोलते हैं सर इंग्लिश में। इसके अंदर दो आता है, गंभीर पठन और द्रुत पठन। जी। गंभीर पठन में हम बहुत ही कॉन्शियसली होकर पढ़ते हैं, चीजों को ध्यान देकर पढ़ते हैं। हुँ, और द्रुत पठन में स्पीड में, जल्दी जल्दी, मतलब सर मतलब हमारी आंखें बहुत तेजी से चलती है वर्डों के ऊपर, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं सर, ओके, द्रुत ओके। गति। या बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखिए, सही बोला उन्होंने। द्रुत पठन आप मौन में ही ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। द्रुत पठन, आपको मैं ऐसे बोलूँगा कि एक लाइन को पढ़िए कि निम्नलिखित में से मौन पठन के भेद क्या हैं? तो आप जब बोलिएगा तो थोड़ा स्लो बोल पाइएगा, लेकिन पढ़ने में आप एक मौन पठन आप पूरे किताब में पढ़ते हैं तो एक ऐसे करके कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बोल के पढ़ेंगे तो इतना जल्दी नहीं कर पाएँगे। तो द्रुत पठन सबसे ज़्यादा मौन रूप से ही हो सकता है। ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। और गंभीर पठन जैसा उन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ पर अगर आपको गंभीरता से सोचना है, जैसे कल की बात है, कल मैं बुक्स पे काम कर रहा था, जो केबी वाली नई बुक आ रही है। तो मैं ये मेरा स्टडी रूम है, इसमें मैं बैठ के अच्छे से गंभीरता से मन ही मन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे बुक्स कर रहा हूँ, उसमें से कुछ सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूँ। तो क्या थे कि बच्ची है मेरी घर में, तो वो इधर-उधर घूम रही थी, तो रो रही थी कभी इधर-उधर, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसमें गंभीरता की आवश्यकता थी और उसके लिए मौन चाहिए। मैं रिवर्स तरीके से बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गंभीर चीज़ भी जब आप करना चाहते हैं, तो कई बार आपको मौन होना पड़ता है। कंसंट्रेट होने के लिए भी मौन होना पड़ता है। तो ये रिवर्स वे में भी आपको ध्यान रखना है कि मौन पठन आपको गंभीरता लाने में भी मदद करता है कई बार, है ना? उस जो काम होगा बहुत जल्दी से होगा। क्योंकि जब आप बता जाए अभी मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं जानकारी जो है मेरे पास उसको मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब आप मौन रूप से करते हैं, तो आप डाइजेस्ट भी ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन-सा परीक्षण अथवा मूल्यांकन का प्रकार है? परीक्षण और मूल्यांकन का प्रकार। बहुत बढ़िया। बताइए सब लोग। परीक्षण और मूल्यांकन, अभिरुचि परीक्षण, है ना? कसौटी परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण। अच्छा, मुझे कौन ऐसा है जो ये तीनों को डिफाइन कर सकता है जल्दी में, तुरंत? एनीबॉडी जो ये तीनों को डिफाइन कर सकते हैं? अभिरुचि, कसौटी और मानक, ये तीनों परीक्षण को? कौन-कौन डिफाइन कर सकता है कि अभिरुचि पठन परीक्षण क्या है? कसौटी परीक्षण क्या है? और मानक संदर्भित परीक्षण क्या है? ओके। रोशन, फिर से रोशन जी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, बहुत बढ़िया, बताइए प्लीज़। हाँ सर, जी। ये अभिरुचि परीक्षण, इसमें हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं इसको। जी। इसमें बच्चे ने कितना अचीव किया है, हुँ। फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं कितना अचीव किया है, इसे अभिरुचि परीक्षण बोलते हैं। अभिरुचि परीक्षण अचीवमेंट नहीं है, वो उपलब्धि परीक्षण होता है। अभिरुचि यस सर। परीक्षण बेस्ड ऑन इंटरेस्ट होता है। अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट। यस सर। अभिरुचि परीक्षण अर्थात मतलब सर इसमें छात्रों के इंटरेस्ट को देखा जाता है कि छात्र करेक्ट। किस चीज में इंटरेस्टेड है। हुँ। कसौटी परीक्षण, सर ये कसौटी और मानक एक क्राइटेरियन रेफरेंस और एक हाँ, नॉर्म कसौटी रेफरेंस टेस्ट बेसिकली होता है। वही आपका क्राइटेरियन है, मानदंड है उसको, वही उसी का दूसरा नाम है कसौटी।
यस सर। तो हाँ, क्राइटेरिया में एक टीचर एक क्राइटेरिया सेट कर देता है जिसको बच्चे को अचीव करना रहता है। सो एक्सीलेंट। क्राइटेरियन टेस्ट कहते हैं और हुँ, एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। इसमें हुँ, अ, एक बच्चे का मतलब जो भी परफॉर्मेंस रहता है उसको दूसरे बच्चे के साथ तुलना किया जाता है एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट, इस तरह से उन लोगों के बीच में जो भी मतलब खामियां हैं या फिर जो भी प्राप्त किए हैं उनको देखा जाता है सर। एक्सीलेंट, बिल्कुल। देखिए, अभिरुचि परीक्षण सिंपल सी बात है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है ना? उसके बेसिस पर परीक्षण किया जाता है। क्योंकि आगे आपकी जो गोल है, आपके लक्ष्य हैं, उसमें आपकी अभिरुचि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभिरुचि परीक्षण क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है, आप ज़्यादा सीखते हैं। कसौटी परीक्षण, मानदंड परीक्षण को बोलते हैं, जो क्राइटेरियन हमारा टेस्ट है, उसमें हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि 90 नंबर लाओगे तो पास करोगे। मानक संदर्भित परीक्षण, नॉर्म रेफरेंस्ड, ये एक रेफरेंस में होता है कि मेरे क्लास में आज 30 बच्चे मौजूद हैं, इसमें से जो सबसे बढ़िया करेगा वो टॉप किया। तो ये मानक संदर्भित हो गया। इसमें मैंने कोई नंबर सेट नहीं किया, जो सबसे अच्छा लाएगा वो टॉप करेगा। ठीक है? तो ये सभी है, ये सभी हमारा कहीं न कहीं परीक्षण का प्रकार है। नेक्स्ट देखिए। दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य मतलब विजुअल, श्रव्य मतलब सुनना, लिसनिंग। कैसी होनी चाहिए? बताइए। शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर और आकर्षक हो, ये दोनों। बिल्कुल। देखिए, सामग्री की जब बात करते हैं ना, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आपको याद होगा मैं अनअकैडमी पे क्लास करवाया था, उसमें मैंने बोला कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जिनको शिक्षण विधि पता हो, उसको आकर्षक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चे बच्चे को जब हम कोई मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस मटेरियल को हमको हर तरह से देखना पड़ेगा। तो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, सुंदर और आकर्षक भी होना चाहिए क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट ही मेन है। क्योंकि बच्चों के लिए तो उनकी रुचि होगी तभी तो वो पढ़ेगा। ये जो पढ़ाते समय मैं आपको ये अलग-अलग तरीके की कभी-कभी फ़नी जोक्स करता हूँ, पंच मारता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, बीच-बीच में रुकता हूँ, बात करता हूँ, क्यों? ताकि आपका कंसंट्रेशन बने, फ़ोकस बने, रुचि बने। नहीं तो अगर ये सब की ज़रूरत नहीं होती तो लोग सीधा-सीधा लिख देता, सब अपने-अपने दिमाग में सेट कर जाता। वैसा संभव ही नहीं है। तो सुंदर और आकर्षक भी इसलिए होना चाहिए ताकि बच्चे का फ़ोकस उस पे हो। क्योंकि एजुकेशन या समझ ऐसी चीज़ है जो सीधा-सीधी लिख दिया तो अंदर चला गया ऐसा ज़रूरी है ही नहीं, होगा ही नहीं। कि मैंने बोल दिया और आपके अंदर चला गया, नहीं। उसको वैसा माहौल करके, हर चीज़ करके करना पड़ता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण, है ना? जो पढ़ने की अक्षमता है, अभी समझाते-समझाते मैंने इसको भी बता ही दिया था। क्विकली बताइए उसको क्या कहते हैं? ये चारों ऑप्शन अभी आपको याद होगा मैंने समझाए थे। तो ये एलेक्सिया होगा, इसको अर्जित डिस्लेक्सिया भी बोलते हैं। मस्तिष्क में किसी प्रकार के क्षति के कारण पढ़ने की जो क्षमता है, इसको एलेक्सिया बोलते हैं और अर्जित डिस्लेक्सिया है, वो पठन विकार है वो। नेक्स्ट, उच्चारण दोष का कौन-सा प्रकार है? बताइए सब लोग। स्वर का लोप हो जाना या स्वर के प्रति ज़्यादा भक्ति हो जाना या स्वरागम हो जाना। उच्चारण दोष, किसी भी तरीके से न्यूट्रल से आप थोड़ा भी इधर-उधर होइएगा, तो वो उच्चारण का दोष है। चाहे किसी चीज़ में ज़्यादा लय लगा दिए या किसी चीज़ के आगे कुछ लगा दिए, जैसे कि टोन होता है। जैसे कि आप कहीं पर जाइए, हर जगह का अपना एक टोन हो जाता है, तो वो स्वर के आगे कुछ इधर-उधर लगा देते हैं, तो वो सही उच्चारण नहीं है। और कई बार लोग बोलने में जिनको प्रॉब्लम रहती है, तो उस वजह से भी वो बोलते हैं। जी, जैसे हम लोग खुद बोलते हैं, है ना? स्कूल, संगीता, हम लोग खुद बोलते हैं स्कूल, एन्जॉय को हम लोग बोलते हैं इंजॉय। तो ये सब क्या है? स्वर के आगे-पीछे कुछ लग दिया, किसी चीज़ में ज़्यादा लय लगा दिया, तो वो सब चीज़ें एक्चुअल नहीं है। आप देखिएगा जो न्यूट्रली जो कई बार आप किसी का अनाउंसमेंट सुनिएगा या जो न्यूट्रल कोई बोलते हैं, होस्ट वगैरह करते हैं, वो लोग बड़ा क्लियर बोलेंगे। जैसे यही बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? निम्नलिखित में से कौन-सा उच्चारण दोष का प्रकार है? ये प्रॉपर हुआ। अब हम इसको अपने हिसाब से अपने लय में बोलते हैं। कोई बोलेगा उच्चारण, है ना? साउथ में जाइएगा तो बोलेगा उच्चारण दोष का प्रकार है। अब ये हमारा तरीके तरीके से हो गया। तो सब में अपना-अपना टोन हो जाता है।
तो वो चीज़ नहीं होगा, वो स्वर्ग में कहीं न कहीं लोप हो गया। लेकिन मेनली इसके अंतर्गत वो आता है जिनको बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है, उनकी लोप के कारण कोई वर्ड में किसी भी प्रकार की मिसिंग हो जाती है। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। सुनना कौशल जो है हमारा, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं? सुनना कौशल कैसे बढ़ा सकते हैं आपका? जैसे अभी आप सुन रहे हैं मेरी बात, भाषण विधि से श्रवण कौशल बढ़ सकता है कि जो कोई भाषण हो रहा है उसमें जुड़ना। और श्रुत लेख, देखिए कहीं पर भी कोई भी चीज अगर आपके पास पहुंच रही है ना, जो आपके कानों तक पहुंच रही है कैसे भी, उससे आप अपना बढ़ा सकते हैं, है ना। एक तो भाषण विधि, जैसे कि आप सुन रहे हैं बात को तो वो भी आ ही जाएगा, और सुन के लिख रहे हैं तो और अच्छा हुआ ना। लिख आप तब पाएंगे जब आप अच्छे से सुनेंगे। तो इसलिए ये दोनों ही आपको श्रवण कौशल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेखन सिखाते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लेखन सिखाते समय, लिखना सिखाते समय, ये सब आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप खुद जब टीचर बने तो ये सब सिखाने में आपको मदद मिले। लेखन सिखाते समय में शिक्षक को क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है? नमूना उपयुक्त हो। नमूना मतलब क्या हो गया? जो सैंपल आप बच्चों के सामने रख रहे हैं, ये उपयुक्त हो, सही तरीके से ग्रामेटिकली और हर तरह से वो करेक्ट हो। शिरोरेखा का उपयोग किया जाना चाहिए। अभ्यास पुस्तिका से आंखों की देरी, जो अलग-अलग जो हमारे रेखाओं का पैटर्न है और जो अभ्यास पुस्तिका से हम जितनी दूर बैठ रहे, बहुत लोग ऐसे करके लिखता है एकदम, नहीं। तो ये सब चीजों का हमको लेखन के समय ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को जो भी काम आप करवा रहे हैं, उसमें बाहरी चीज भी ज्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसे कि देखिएगा कि मैं जब भी किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, कोई भी एक्सपर्ट का, कोई भी टीचर का, तो मैं उससे ये जरूर पूछता हूँ कि बच्चे को, ठीक है पढ़ाने के बारे में तो आपने बता दिया बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन जितने डिस्ट्रैक्शन होते हैं उससे बच्चे कैसे बचे। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ क्योंकि लेखन के लिए लिखाना तो जरूरी है, जैसे यहाँ पर, वैसे ही पढ़ने के लिए पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन जो जरूरी नहीं है वो भी तो आप कर रहे हैं, जिससे आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जाए। वैसे ही यहाँ पर आंखों की दूरी कितनी है, ये एक्चुअल ग्रामर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, है ना। आपके आसपास की आवाज, कुछ फालतू की आवाज कितनी आ रही है, वो भी आपको डिस्टर्ब करता है। तत्कालिक काफी सारी ऐसी चीजें होती है, तो शिक्षक को हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य। मैं कभी भी क्लास लेने आता हूँ ना, क्लास से पहले 5-10 मिनट से मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत हड़बड़ा गया तो मेरा खुद का माइंड फोकस नहीं हो पाएगा। वो चीजें भी जरूरी है पढ़ाने के लिए, तो मेरे विज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है? 3 भाषा की बात यहाँ पे हो रही है। देखिए, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, द्विभाषा तो हम लोग जानते ही थे, और अलग-अलग संस्कृति से परिचय कराना, है ना। तो हम सब लोग एक सोशल इंटरेक्शन में रहते हैं। देखिए इस चीज को आपको बढ़िया से समझना है। सोशली हम सब लोग इस दुनिया में हैं, हम सब लोग अलग-अलग लोगों से जुड़े हैं। अभी आप स्क्रीन पे देखिए, अलग-अलग जगह से लोग जुड़े हैं, है ना? अलग-अलग स्टेट से जुड़े हैं, अलग-अलग गाँव से जुड़े हैं, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ये सब समझना क्यों ज़रूरी है? आप जिस देश में रहते हैं, उस कल्चर के साथ आप रहेंगे, लेकिन उसमें बहुत से, आप एक कल्चर के साथ हैं, लेकिन बहुत सी डाइवर्सिटी भी है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। और उसके साथ भी कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। एक इंसान को कभी भी किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में जुड़ने का या उस पे अपना कुछ इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल जाता है। इसलिए बहुभाषी संवाद जो है, कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। उनका है कि वो कभी अपने गाँव से निकलना नहीं है। अपनी गाँव की जो भाषा है वही बोलना है, उसी के अंदर रहना है। मैं उनको खराब नहीं बोल रहा हूँ। हमारे भी विलेज में बहुत सारे लोग हैं जो अपना खेती करते हैं, अपना रहते हैं, उनको बाहरी दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आप इस दुनिया में आए हैं तो एक ही डेफिनेशन है, आना सबको है, जाना सबको है। डेफिनेशन एक ही है कि आप कितना ज़्यादा
कुछ अपना कोई छाप छोड़ के जाते हैं या कितना आप एक्सप्लोर करके जाते हैं, है ना? लोग देखिएगा कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो तीर्थ करते हैं। तो बेसिकली उसका क्या कांसेप्ट है कि लोग अलग-अलग जगह जाकर इस दुनिया को देखना चाहते हैं, है ना? एक संपन्नता हासिल करना, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एरिया भी उसमें है, लेकिन मेन क्या है कि आप इस दुनिया को पहचानना चाहते हैं। इस दुनिया में क्या है? जिस दुनिया में हम आए हैं, इस दुनिया में क्या-क्या चीज़ है? हम एक छोटे से गाँव में रह के आए, वहीं पे जन्म लिए और वहीं पे खेती-बाड़ी करके, जो भी करके वहीं पे रह के खत्म हो गए। तो वो आपका बहुत स्मॉल सा आपका ये रहा। तो ग्लोबली आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक इस जीवन का एक मकसद है। मेन वही मकसद है कि आप कितना कुछ सीख रहे हैं, कितना कुछ जान रहे हैं। तो ये बेसिकली बहुभाषी जब होगा, अलग-अलग भाषा की जब हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली अलग-अलग कल्चर को समझेंगे, अलग-अलग माहौल को समझेंगे। इन सभी चीज़ों को समझना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। अलग-अलग कल्चर से परिचित होंगे, तब देखिएगा आपका माइंड भी बड़ा होगा। नहीं तो आप दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब आप जितना ज़्यादा कल्चर से जुड़ते जाएँगे, आप उतना ज़्यादा मतलब चीज़ें विज़ुअलाइज़ आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक रूप में होगी। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को, कल्चर को भी परिचय कराना, अलग-अलग परिवेश को बढ़ाना भाषा मतलब इसमें कभी भी हमें छुपना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, है ना? ऐसे-ऐसे कल्चर आप देखिएगा आपको खुद लगेगा कि अरे! ऐसी दुनिया भी है क्या? तो ये भी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए शुरुआती भाषा में सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या हो सकता है? जो स्टार्टिंग की भाषा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या हो सकता है? प्राथमिक भाषा में और क्यों? इस पर मैं चाहूँगा आप में से किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों? कौन बताएँगे? डी है कि परिवार में प्रयोग होने वाली भाषा जो है, वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी, लेकिन क्यों? श्रेया गुप्ता। हेलो सर, गुड जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर, जैसे बच्चा जो होता है उसका प्राथमिक समाजीकरण ही परिवार से स्टार्ट होता है। बच्चे जी, अपने मम्मी-पापा, अपने बड़े भाई-बहनों का अनुकरण करके सीखते हैं। तो उनके जी, परिवार में जैसी भाषा होगी सर, वो वही उसी भाषा को सीखेंगे और उसी के एक्सीलेंट। अनुसार वो फिर जब स्कूल जाते हैं तो दूसरे बच्चों के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। इसलिए जी, अगर उनके घर में जो भाषा अगर अच्छी होगी, तो बच्चा आगे चल के जो माहौल मतलब जाएगा तो अच्छी भाषा में बात भी करेगा। जी, इसलिए मतलब उस टाइम पे बच्चों को अच्छी भाषा सिखाई जाती है। जी, जी। आप रहिएगा लाइन पे। प्रीति कुमारी, आप भी बताइए, आप भी ने भी रेज़ हैंड किया था। क्या यस कहना सर। चाहें? हुँ, बताइए। सर स्क्रीन लाइट थोड़ा-सा। हाँ, सर क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, स्क्रीन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो परिवार में लाई जाने वाली गुणवत्तापूर्ण भाषा। यस हुँ, सर, प्राथमिक स्तर पे मतलब जैसे हम लोग घर में जो बातें करते हैं, जो बात अच्छी ढंग से गुणवत्तापूर्ण जो मतलब सही तरीके से बोले जाए ताकि बच्चे पे भी अच्छा प्रभाव पड़े और वो अच्छी बातें सीखें। अगर हम खुद अच्छी से बात करेंगे अपने मम्मी-पापा से, अपने भाई-बहन से तो बच्चा भी वैसे जैसे अगर हम किसी को आ रहे हैं मेरे घर गेस्ट तो उसको हम प्रणाम करते हैं, तो वो भी प्रणाम करना सीखेगा, तो वो जी, उसमें अच्छा डेवलपमेंट होगा। जी, जी। श्रेया गुप्ता, आप उनकी बात से सहमत हैं? यस सर। कुछ उसमें और ऐड करना चाहते हैं? सर जैसे बच्चे हैं तो वो अपने बड़ों का तो अनुकरण करते हैं जैसे उन्होंने बताया जैसे हम नमस्ते करते हैं तो वैसे सब संस्कृति की अलग अलग चीजें रहती हैं लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर हर कल्चर के बच्चे आते हैं तो हम जी, उससे उनसे भी सीखते हैं उनसे भी हुँ, हमारा समाजीकरण होता है जैसे स्कूल हमारा द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है जी, जहाँ बच्चे अपनी भाषा को सीखते हैं जैसे अभी हम हैं हिंदू तो हम नमस्ते करते हैं लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं उधर अलग कल्चर के भी होते हैं तो हम जानते हैं कि अच्छा इन लोग ऐसा अभिवादन करते हैं हम नमस्ते करते हैं तो उन लोग आदाब करते हैं या जी, मतलब जैसे अदर कल्चर में करते हैं तो वो भी सीखते हैं। जी, जी, वेरी गुड। अभिषेक जी, अभी श्रेया ने बोला, प्रीति ने बोला, वो दोनों भी लाइन पे है। आप बताइए, आप इन दोनों की बात से सहमत हैं? हाँ सर, पूरी तरह सहमत है। कुछ कुछ इसमें आपको लगता है और ऐड होना चाहिए? हाँ, हाँ सर, ऐड होना चाहिए जी, कि जैसे सर बच्चे जन्म लेते हैं तो हुँ, उनका प्रारंभिक जो है वातावरण से ही वो सीख रहे हैं। हुँ, जन्म के साथ ही उनका लर्निंग चालू हो जाता है। तो जी, वो बेसिकली 5 साल तक तो घर पे ही है। जी, उसके बाद स्कूल की इन्वायरमेंट में प्रवेश किए तो उस समय तक तो माता पिता जो होते हैं वही सिखाते हैं उनके बोली व्यवहार आचरण और वो कैसे रह रहे हैं वो सब जी, उसी को देख कर करके सीखते हैं। लेकिन उसके बाद स्कूल में हम प्रवेश करते हैं लाइफ में हुँ, तो स्कूल में जो आस पड़ोस में हो रहा है
और स्कूल में जिस तरह का माहौल रहता है उस तरह से हम लोग सीखते हैं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, इन तीनों की बात को समराइज करते हुए मैं एक लाइन में ये कह सकता हूँ कि जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जो हम लोग समाजीकरण में भी पढ़ते हैं, वो परिवार से शुरू होता है। तो परिवार में जो प्रयोग में की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण भाषा है, वहां से हम शुरुआत करते हैं। दो चीज होती है, एक तो हमारे जीवन की शुरुआत हुई तो हम कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेंगे, तो वो हमारी भाषा है जहां से हमने शुरुआत किया। दूसरी चीज की, आने वाले समय में जब हम दुनिया से जुड़ेंगे तो उसके लिए भी हम इसी की चीज का उपयोग करके जुड़ेंगे। आज भी मैं दुनिया में कहीं पर भी चला जाऊंगा, मेरा जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वही रेफरेंस लेकर मैं आज भी जी रहा हूं या अंतिम दम तक भी हम लोग जिएंगे। तो परिवार में जो प्रयोग होने वाली गुणवत्तापूर्ण भाषा है वो शुरुआती समय में होती है, और शुरुआती समय में जानी गई चीजों पर इंसान की पकड़ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि शुरुआत में बच्चा ग्रैब बहुत जल्दी जल्दी करता है। तो उन सभी चीजों से भी हम कारण भी इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो ऐसा होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम इतनी भाषा सीख गए, इतने सालों से इतने बाहर रह रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा जो मदर टंग का टोन है वो आज भी हमारे साथ है। तो सोचिए कितनी क्वालिटी से हम वो चीज सीखे हैं जो आज भी नहीं जा रही। तो इसलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड डिस्कशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक भाषा अधिगम के अंतर्गत सही नहीं है? लैंग्वेज जो लर्निंग है उसके अंतर्गत क्या सही नहीं है? तो बच्चे अनुकरण द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। अल्प आयु के बच्चे अलग अलग भाषा का प्रयोग नहीं सीखते। हाँ, सही बात है। कम आयु के बच्चे ज्यादा नहीं, ध्यान से पढ़िए भाई, छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा प्रयोग तो नहीं ना सीखेंगे। समाज की भाषा के माध्यम से बच्चा सारी दुनिया से अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। समाज की भाषा से, आपके समाज की भाषा से आप सारी दुनिया में अभिव्यक्ति कर लेंगे। मतलब आप यूपी के में, आपके मेरठ के एक गांव में जो आप भाषा बोल रहे हैं उससे आप तमिलनाडु में जाके ही बात नहीं कर सकते हैं, तो सारी दुनिया में कैसे कर लेंगे? ये गलत। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से, अपनी आत्मा से जो उन्मुख भाषा, उसके माध्यम से इंसान खुद से बातचीत करता है, जो प्याजे और वाइगोत्स्की ने भी आत्म केंद्रित और निजी भाषा कहा। देखिए, छोटी आयु में बच्चे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग नहीं सीख पाएंगे। छोटी आयु में बच्चे मातृभाषा जानते हैं और मातृभाषा से ही हम भविष्य में उनको अलग अलग भाषा सिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग गड़बड़ कर दिए। सी बेस्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन को पूछने का ट्विस्ट रहा कि बच्चे अपनी भाषा के माध्यम से नहीं कर सकते, अपनी भाषा के माध्यम से दूसरी भाषा सीखेंगे तब उससे अभिव्यक्त कर पाएंगे। हम आज इंग्लिश नहीं जानते तो हम बहुत लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते, पहले वो जाने तब कांटेक्ट किए। मेरी खुद की भाषा से मैं कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए किसका सहारा लेना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण किसका सहारा लेना चाहिए? शिक्षण विधि का, अधिगम सामग्री का, करके सीखना, ये सब सही है। कौन बताएगा कि उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण होता क्या है? कोई प्रकाश डालेंगे इस पे? एनीबॉडी? उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? संगीता पाल बताइए, क्या होता है उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण? जल्दी। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर, निदानात्मक होता है कि जो कमी है बच्चे को, क्या कमी है उसका पता लगाना। निदान का अर्थ यही होता है कि कमी का पता लगाना। और जब हमें कमी पता चल गई कि बच्चे को क्या कमी है, उसके बाद उपचार किया जाता है कि हाँ, बच्चे को अल्फाबेटिकल पढ़ना नहीं आ रहा है, इसका उपचार करना है। ये उपचार होता है। ओके, तो ये उपचार हुआ कि उसका मतलब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जी सर, कमी का निराकरण करेंगे। नेहा मोहर जी, जी आप बताइए जी, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू? जी सर, पहले बच्चों की कमियों का पता लगाएंगे कि बच्चों में क्या कमी है। तो यह मतलब अपन उसका निदान निकाल खोज रहे हैं, और अगर हमको उस बच्चों के बारे में कमियों का पता लग गया है तो हम उसका उपचार करेंगे। उपचार में क्या होगा, कैसे उपचार करेंगे? उपचार में सर कि बच्चे ने जो गलतियां किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, उसके बारे में उसको बताएंगे कि बेटा आपकी यहाँ पर गलती है और आप इसको यहाँ इस तरीके से इसको सुधार सकते हैं। उसकी हेल्प करेंगे, उसमें उपचार प्रदान करेंगे उसमें। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो उपचार में एक्चुअली में निदान तो हमारा हुआ ही रहता है, तो हम उसको ठीक करने का तरीका खोजते हैं उसमें कि इस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, कैसे ऐसे ठीक करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के भाषा अधिगम में
भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास किस प्रकार से सहायक हैं बच्चे के लैंग्वेज के अधिगम में? तो समझ गए ना, जो प्रैक्टिस होते हैं, अभ्यास कैसे मदद करता है, अभ्यास करना कैसे मददगार होता है, ये पूछा है। सटीक मूल्यांकन की वे क्या नहीं जानते हैं, या मानसिक क्षमता को सीमित करते हैं, नेगेटिव है। अधिक समय के लिए व्यस्त रखने का तरीका है, व्यस्त रहने के लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे। बच्चे की विभिन्न वस्तुओं को परखने, गहराई से जुड़ने, व्यापक अनुभव स्तर से चीजों को सीखने और तथ्य को ज्ञात करने का अवसर देता है। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो आप प्रैक्टिकली जुड़ते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिकली जुड़ेंगे। बिल्कुल सही आंसर दिया सभी लोगों ने। आपके अनुसार निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में निरंतर आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? निरंतर आकलन, अगर हम बोले कि भैया वो सतत व्यापक मूल्यांकन है, तो सतत जो है कैसे कर पाएंगे? आपके अनुसार बताइए। हर सप्ताह परीक्षा लें, या बच्चे को उनके विचार को व्यक्त करने का अवसर दें, और बच्चे को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना, या पाठ्य पुस्तक पर मंथन करना? सबसे बढ़िया है कि बच्चे को उसको विचार को व्यक्त करने का मौका दें। जैसे कि अभी आप लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर सब लोग जुड़े हुए हैं, है ना, और सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहे हैं। तो आप लोग, जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब लोग पर फोकस है हमारा। सब लोग एक बार अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, जो लोग अभी नहीं किए हैं। तो फोकस है हमारा, तो आपका निरंतर मूल्यांकन होता है। तो निरंतर मूल्यांकन में क्या है, आप पार्टिसिपेट करेंगे तब तो मूल्यांकन होगा। अगर आप मान लीजिए क्लास में आके किसी कोने पे बैठे हुए हैं, तो संभव ही नहीं है कि निरंतर मूल्यांकन होगा। इसलिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के लिए जरूरी है कि बच्चे को उस चीज का मौका दिया जाए। हिंदी में क्वेश्चन आया है तो किस चीज का मौका देंगे? बच्चे को बात करने का, बोलने का। कोई और सब्जेक्ट में रहता तो हम किस चीज का मौका देते? उससे जुड़े। मैथमेटिक्स है तो क्या मौका देंगे निरंतर मूल्यांकन में? ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो वैसे ही इन्वायरमेंट में अगर पूछेगा मुझे पेडागोजी में कैसे करेंगे, तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जो पर्यावरण है उससे जुड़ने का, और उससे जुड़ी हुई बातों पर विचार करने का, इन सब चीजों का। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हम जो है मूल्यांकन करेंगे, या उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ निराकरण हम करेंगे, तो बच्चे का सतत मूल्यांकन होगा। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, जैसे कि आप सभी लोग को अगर मैं बोलूं कि पिछले 7-8 दिन से आपका मूल्यांकन हो रहा है, तो आप बोलेगा सर मूल्यांकन कहाँ हो रहा है, हम तो बैठ कर पढ़ रहे हैं और जो आ रहा है बता रहे हैं। यही तो, इसलिए तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लाया गया, क्योंकि इसमें मूल्यांकन बहुत पॉजिटिव मीनिंग के साथ आता है। मूल्यांकन का मतलब आपका इंप्रूवमेंट, दैट्स इट। इससे बढ़िया एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता इस टॉपिक को समझने का। जो चीज आपका पिछले 5-7 दिनों से हो रहा है वो सतत व्यापक मूल्यांकन है। क्यों? क्योंकि उससे कोई जजमेंट नहीं हो रहा है, उससे मैं आपका कोई इंप्रेशन नहीं बना रहा हूं, बस जहां पे कमी है बता रहा हूं, आप सुधार रहे हैं, या आपको जहां पे लगता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस हो गया और ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो गया। इंस्टेड ऑफ बच्चे को जज किए, इंस्टेड ऑफ कि हम बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, या इंस्टेड ऑफ कि हम उनको रेटिंग कर रहे हैं कि तुम ऊपर तुम नीचे, कुछ नहीं। ये एक सतत रूप से आप अपना इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इसमें पता भी चल रहा है कहाँ कमी है, वो भी पॉइंट बता रहे हैं। तो जिस समय पर आपको जिस पॉइंट की कमी बताई गई, उस पॉइंट को आपने इंप्रूव किया, फिर आगे चल दिए। यही एक ब्यूटी है सतत और व्यापक मूल्यांकन का। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि हम बड़े लोगों के लेवल पे नहीं इंप्लीमेंट कर सकते उसको। अभी आप लोग, आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज्यादा बच्चे को इस बैच में नहीं रखना चाहता हूँ। उसका कारण क्या है कि फिर मेरा पर्सनल फोकस घट जाता है हर बच्चों पर। अभी मैं क्यों बोलता हूँ सब लोग वीडियो ऑन रखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को एक्सपोजर का मौका मिले, आप सब लोग उस कॉन्शियसनेस में रहें। तो सतत व्यापक मूल्यांकन की एक कमी है कि वो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को उसमें इंप्लीमेंट नहीं रख पाएंगे, या एक साथ ज्यादा बच्चे रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है करना। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगा आप लोग का डिस्कशन, आगे और भी डिस्कशन को बढ़ाएंगे। बाय बाय, जय हिंद।